बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा रिज ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। जब अपने हाथों आशियाना बर्बाद किया। आलिया अभी बिस्तर मर पे थी कि खालिद ने नगहत से निकाह कर लिया। इस खबर से घर भर में और ख़ानदान में बौछार ही तो आ गया था। इस निकाह के मुतल्लिक़ जब आलिया ने शौहर से इस्तग़फ़ार किया तो खालिद ने ये जवाब पेश किया कि बच्चों के लिए मां लाया हूँ, जिस पर आलिया ने तलमला कर और आबिदा होकर जवाब दिया, खालिद मेरे मरने का इंतज़ार तो किया होता। आलिया को खून का सरतान था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वो कुछ ही दिनों की मेहमान थी। बाप के निकाह किए जाने पर बच्चों को भी बेहद सदमा हुआ था, ख़ुसूसन दोनों बड़े बेटे जो बाप के इस अमल पर सख्त नाराज़ थे। इन्हें शिकवा था कि बजाय डैडी मम्मी की ज़्यादा दिलजोई करते जो ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ गिन गिन कर गुजार रही हैं, इन्हें एक ऐसे शदीद दुख में मुब्तला कर दिया गया है कि शायद इनके लिए ज़िंदगी के दिन पूरे करना और भी मुश्किल हो गया है। दोनों छोटी बेटियों ने भी, जो बाप की बेहद लाडलियाँ थीं, बाप से बोलचाल छोड़ दी थी। इस वक्त मायदा 14 और मायरा 16 बरस की थी, लेकिन खालिद ने आइला के कर्ब और बच्चों के दर्द को एक आर्जी सदमा कर दाना। वो नगद के सहम में मुब्तला था। नगद इस वक्त 22 बरस की थी, खालिद के बड़े बेटे की हम उम्र, जबकि खालिद 55 से ज़्यादा का था। ढलती उम्र में एक जवान और खूबसूरत औरत मर्द की शायद सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। यही वजह है कि जब आलिया ने आंखें मूंदी तो खालिद ने इसे रंज और आलम के बगैर ऐसे लहद मचारा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हो। इसे इस हस्ती की दुनिया से रुखसत हो जाने का ज़रा भर भी मिला ना हुआ, जैसे पाने के लिए इसने मिन्नतें मान रखी थीं। तकरीबन 30 साल कबल जब वो इंजीनियरिंग तालीम हासिल कर रहा था तो आलिया इसकी ज़िंदगी में आई। खालिद एक मुतवस्तित ख़ानदान से था और आलिया एक बड़े सनअतकार की बेटी। तबकाती फ़र्क इनके मिलाप में आड़े आया, मगर दोस्तों ने इनकी कोर्ट मैरिज करवा दी। अब दोनों ख़ानदान क्या कर सकते थे सिवाय इसके कि ना तो खालिद के ख़ानदान ने और ना ही आलिया के ख़ानदान वालों ने इसकी शादी को तस्लीम किया। यूँ खालिद और आलिया ना जाने कितने अरसे अपने अपने घर वालों से ना मिल सके थे, मगर दोनों खुश थे क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते थे। इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद खालिद को अबू ज़हबी में मुलाज़मत मिल गई और इसकी तरक्की और खुशहाली का एक ना रुकने वाला सफ़र शुरू हो गया। वो आलिया को अपनी खुशनसीबी समझता था। यहाँ मुलाज़मत करते हुए इसे तरक्कियाँ मिलती चली गईं। इसी दौरान इसके यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियाँ पैदा हुईं। इसने यहाँ इतना कमा लिया था कि पाकिस्तान वापस आकर इसने गाड़ियों के सुपर पार्ट्स की एक छोटी सी फैक्ट्री बना ली थी। यहाँ भी कारोबार खूब फूला फला और वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। ज़िंदगी मसरूफ़ होती गई, लेकिन वो एक पल के लिए भी आलिया की मोहब्बत और इसके ख्याल से गाफिल नहीं हुआ था। वो इसे देवी की तरह पूछता था। इसका यकीन था कि आज इसे जो भी मिला वो आलिया के नसीब की बदौलत ही है। इसने लाहौर और इस्लामाबाद में काफ़ी तादादें बना ली, बच्चों की ज़िंदगी को हर आयाश और आराम दिया। आलिया की ज़िंदगी महल की किसी शहज़ादी से कम न थी। इसे शोहर की बेपनाह मोहब्बत से लेकर ज़िंदगी का हर सुख चैन मैसर था, मगर फिर शायद इनके घर को किसी की बुरी नज़र खा गई। आलिया के कैंसर का भी इसी वक्त पता चल सका जब वो दूसरे और आखिरी मरहले में पहुंच चुका था, और उसी दौरान खालिद को इसकी जवान साल सेक्रेटरी इसे अपने दाव में फंसाने में कामयाब हो चुकी थी। यूँ एक हंसता बसता घर उजड़ कर रह गया। आलिया के मरने का नगहत को शिद्दत से इंतज़ार था। रस्मी कुल के बाद नगहत अपना सारा सामान लेकर खालिद के घर आ गए। पहले खालिद ने इसे एक फ्लैट लेकर दिया था, लेकिन इसके इरादे कुछ और ही थे। अगरचे मुनाफिकाना तरीक़ों से इसने बच्चों को भी आईने में उतारने की कोशिश की, लेकिन बच्चे तो इसे शदीद नफ़रत करते थे। इनके लिए नगहत का वजूद नाकाबिल बर्दाश्त था। यही वजह है कि आए दिन घर में कोई न कोई नाखुशगवार बात होती रहती थी। शाम को खालिद की मौजूदगी में जब अदालत लगती तो हर बच्चे कसूरवार और नगहत बेगुनाह करार दी जाती।
جس سے بچوں کے دل میں باپ کی انست بھی کم ہونے لگی، جو خالد بھی محسوس کر رہا تھا۔ لیکن اس نے ہمدردی سے بچوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ نکھت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اس لیے اس کی عقل میں پتھر پڑ چکے تھے۔ گھر میں روز کی لڑائی جھگڑوں سے خالد کو مجبور کر دی کہ وہ انہیں کینیڈا اپنے بھائی کے پاس بھیج دے۔ اس کا ارادہ تھا کہ بچے وہیں تعلیم حاصل کریں اور جب مناسب ہوگا انہیں واپس بلا لوں گا۔ یوں بچے کینیڈا بھیج دیے گئے اور نکھت بیگم کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے نہ صرف خالد کو اپنا غلام بنا لیا، بلکہ دھیرے دھیرے وہ خالد کے کاروبار کو بھی سنبھالتے ہوئے اس پر مکمل طور پر قابض ہو گئی۔ ایک شام خالد کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس میں وہ بچ تو گیا مگر ڈاکٹروں نے اسے دفتری اور کاروباری معاملات سے دور رہنے کی تاکید کی۔ نکھت کے لیے خالد کی تمام جائیداد اور کاروبار پر قبضے کرنے کا یہ سنہری موقع تھا۔ اپنے ایک وکیل کے دوست وہ قانونی دستاویز بنا کر کسی نہ کسی بہانے ان پر دستخط کرواتی رہتی تھی۔ چند ہی برسوں میں وہ خالد انڈسٹری کی تنہا مالک بن گئی تھی، جس کی خبر خالد کو ایک اخباری اشتہار کے ذریعے ہوئی۔ یہ اطلاع اس کے لیے دل کے دوسرے اور جان لیوا دورے کا باعث بنا۔ باپ کی اچانک موت بچوں کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھی۔ وہ پاکستان آ گئے تھے، مگر یہاں آ کر انہیں پتہ چلا کہ وہ گھر جہاں انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا وہ ان کا نہیں بلکہ نکھت کا ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ والد کے کاروبار اور جائیداد میں سے ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ نکھت اب ان سب کی تنہا مالک ہے۔ خالد کے بڑے بیٹوں نے اتنے بڑے فراڈ کے خلاف عدالت سے رجوع کیا، مگر پچھلے 8 سال سے یہ معاملہ تاریخوں در تاریخوں کی تہوں میں دبا ہوا ہے۔ نکھت کے پاس پیسہ ہے اور اثر و رسوخ بھی، لہٰذا انصاف کی دھجا بکھیرنے کے لیے وہ منہ مانگی قیمت ادا کر سکتی ہے۔ بہرحال باپ کا ایک غلط فیصلہ شاید بچوں کے لیے عمر بھر کا عذاب بن جائے۔